अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस मॉक टेस्ट फॉर नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, दैट इज़ द NLE। इसको हम 4 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे और रोज़ के हम जो हैं 50 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से हम 200 क्वेश्चन जो हैं वो स्पीडली कवर कर लेंगे। सो द गुड थिंग अबाउट दिस वीडियो इज़ कि इसमें हर क्वेश्चन के साथ आंसर तो ऑलरेडी दिए हुए हैं, बट मोस्ट of the candidates are confused as to why this answer is the most appropriate one. So we are going to discuss and explain as to why this answer is the actual answer and why not the other options are suitable for that question. ठीक है, तो हर क्वेश्चन के साथ हम उसकी एक्सप्लेनेशन भी देंगे so that we can readily cover the topic. So let's move on with the first question. A 19-year-old boy developed anaphylaxis after a mismatched blood transfusion. The most likely mechanism of tissue injury in him would be due to A. Macrophage activation, B. Mast cell activation, C. Phagocytic activation, and D. Natural killer cells activation. ओके, इस क्वेश्चन में हमें एक सिनेरियो दिया हुआ है मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, जिसकी वजह से एक रिएक्शन हुआ है। उस रिएक्शन को नेम दिया गया है और कहते हैं एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन। ठीक है, जब भी फॉर एग्जांपल कोई मिसमैच ब्लड लगा दिया जाए, फॉर एग्जांपल बच्चे का कोई ए पॉजिटिव ब्लड था, उससे ए नेगेटिव ब्लड लग गया, और या उससे बी पॉजिटिव या एनी ग्रुप ऑफ बी लग गया, तो एक मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से मैस्ट सेल की एक्टिवेशन होगी। ठीक है, मैक्रोफेज एक्टिवेशन और फेगोसिटिक एक्टिवेशन जो होती है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में होती है। सडन एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस में जो होता है इनकी एक्टिवेशंस नहीं होती। जबकि जो डी ऑप्शन है नेचुरल किलर सेल्स एक्टिवेशन, सो दैट इज़ एक्टिवेटेड एज अ पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स। बॉडी का जो इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसमें काम करते हैं नेचुरल किलर सेल्स, और मोस्टली ये वायरल जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको अटैक करने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और कोई ट्यूमर सेल्स होते हैं उनके अगेंस्ट ज़्यादा एक्टिवेशन शो करता है। और मोस्टली एक विंडो पीरियड होता है 3 डेज़ का। 3 डेज़ के बाद नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं वो अपना मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो जो सडन एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस का रिस्पॉन्स शो होता है वो मैस्ट सेल्स और बेजोफिल्स की जो होता है वो एक्टिवेशन की वजह से शो होता है। So this is the correct answer. Correct answer is beta. Moving on to question number 2. A patient presented in clinic with swelling in his right hand after road traffic injury. On examination, it was found to be involving the thenar space. Which of the following nerve is the most likely to be compressed in this condition? ओके, इसमें अब जो है आपको डायरेक्ट हिंट दे दिया है कि थिनार स्पेस में जो नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है वो कौन सी होती है। ठीक है, तो अगर आप स्नेल्स एनाटमी रिव्यू को गो थ्रू करें या अपने किसी भी एनाटमी की बुक को गो थ्रू करें, तो उसमें हमें साफ वाजे जो है इंफॉर्मेशन मिलती है कि थिनार स्पेस से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्व गुजरती है वो होती है मीडियन नर्व। ठीक है, एक्सिलरी नर्व का ये वाला रूट नहीं होता। एक्सिलरी नर्व जो होती है वो एक्सिलरी फोसा वाले रीजन में होती है, और वहाँ पे इंजरी अगर हो तो वहाँ पे एक्सिलरी नर्व के इंजरी होने के चांसेस होते हैं। रेडियल नर्व जो होती है वो उसका कोर्स अलग होता है। सिमिलरली जो अल्ना नर्व होती है उसका कोर्स भी फ़र्क होता है। दे सप्लाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हैंड, सच एज द अल्ना नर्व जो होती है वो थिनार एमिनेंस थिनार स्पेस को नहीं, हाइपोथिनार स्पेस को सप्लाई करती है। और जबकि रेडियल नर्व जो होती है उसका सप्लाई एरिया जो होता है वो कह लेंगे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हैंड होता है, नॉट द पामर सरफेस ऑफ द हैंड बट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हैंड। तो जो थिनार स्पेस की पामर साइड होती है उसको सप्लाई करती है मीडियन नर्व। और एक और आपको पर्ल बताता चलूँ कि अगर मीडियन नर्व की कंप्रेशन हो जाए इस एरिया में तो
उस कंडीशन को क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। और कार्पल टनल एक बेसिकली एक स्पेस होती है जहाँ से मीडियन नर्व गुजर के थिनार साइड को सप्लाई करती है। कंप्रेशन हो जाए तो उसको रिलीज़ करना पड़ता है कार्पल टनल को इंसिजन दे के। तो दैट इज़ हाउ द कंप्रेशन कैन बी रिलीव्ड। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ अ 50-year-old factory worker presented with 2 years history of gradually progressive dysphagia, cough and mucoid sputum. Pulmonary function test showed increased total lung capacity. PCO2 reduced and static lung compliance increased. The most likely diagnosis is option D, which is emphysema. ओके, तो इसमें एम्फेजिमा ऑप्शन क्यों है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हम डिस्कस करेंगे कि इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ कौन सी होती हैं और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ कौन सी होती हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ हैं ब्रोंकियल एस्मा, bronchiectasis and chronic bronchitis as well as emphysema. These are all obstructive lung diseases, ठीक है। जबकि जो restrictive lung diseases होती है उनमें कोई एक एग्जांपल दूं तो वो होता है pulmonary fibrosis or any other type of inflammatory disease which does not allow the lungs to expand, वो उसकी कैपेसिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। तो इन सब ऑप्शन में एम्फाइजिमा ज़्यादा सूटेबल क्यों है? क्योंकि एम्फाइजिमा एक वाहिद ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें कि पल्मनरी रिकॉइल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जो इलास्टिसिटी है, जो इलास्टिक टिश्यू है उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, और जब डिस्ट्रक्शन होती है तो कंप्लायंस मतलब जो स्ट्रेचिंग कह लें कि क्राइटेरिया होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और जब स्ट्रेचिंग इंक्रीज़ होती है लंग टिश्यू की तो लंग ज़्यादा एक्सपैंड करता है। जब लंग ज़्यादा एक्सपैंड करता है तो लंग की टोटल कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, और उसकी कंप्लायंस जो कि इलास्टिक पावर होती है वो भी ईज़िली इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और उससे पहले जो चंद सिम्टम्स बताए हैं कि पेशेंट प्रेजेंट्स विद 2 years हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, कफ एंड म्यूकोइड स्पूटम, ये कॉमन सिम्टम्स हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के, ये आपको सब में मिल सकते हैं। और ब्रोंकिएक्टिसिस जो होता है वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसमें मोस्टली जो होता है आपको ब्लडी स्पूटम मिलता है, और जो स्पूटम होता है उसके साथ अक्सर वो आपको सिम्टम्स में स्मेली का वर्ड ज़रूर देगा कि स्पूटम जो होता है वो उसका नोटोरियसली स्मेलिंग स्पूटम होता है, और उसके कोई कंजेनिटल हिस्ट्री भी आपको दे सकता है, ठीक है। और बहुत उसमें जो होता है वो प्रोडक्टिव स्पूटम होता है, साथ में स्मेली होता है, और इट कैन बी ब्लडी एज वेल। एस्मा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एस्मा के सर्टेन सिम्टम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, जो कि कह लें कि डिफरेंट होते हैं ब्रोंकाइटिस और एम्फेजिमा से, ठीक है। और एस्मा में एक एटोपी का जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि पर्सन को कोई एनाफाइलैक्सिस की आपको सिम्टम या हिस्ट्री दी भी होगी, तो उससे आपने जो है आइडेंटिफाई करना है एस्मा को कि पोलन एलर्जी होगी या किसी और चीज़ से एलर्जी, और पेशेंट का सिम्टोमेटिक अटैक एकदम से हो जाएगा, ठीक है। और जबकि जो ब्रोंकाइटिस है उसमें क्रॉनिक स्मोकर की हिस्ट्री होगी, ठीक है। और ब्रोंकाइटिस में आपको ब्लू ब्लोटर्स जो होगा उस तरह का कोई सिम्टम बताया हुआ होगा, उसमें इंक्रीज कंप्लायंस और इंक्रीज लंग कैपेसिटी का नहीं बताया हुआ होगा, ठीक है। इसमें जो होगा एक्सरे में जो होगा आपको हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी एज़ कम्पेयर टू एम्फाइजिमा, क्योंकि जब एम्फाइजिमा का आप एक्सरे देखते हैं उसमें हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स आपको मिलेगी। तो moving on to the next question, that is a 59-year-old previously healthy woman presents to the cardiac emergency with complaints of left-sided chest pain for a few hours. She passed away within a few minutes of arrival. A section of the left ventricle showed deeply eosinophilic myocardium with loss of striations and nuclei. Which of the pathological change is most likely to be noted? तो इन सब में आप देख रहे हैं कि मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है। और वो क्यों है? क्योंकि एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, ठीक है। एक फिजियोलॉजिकल सेल डेथ होती है जिसमें सेल्स का
कह लें कि डेथ ज़रूरी होती है फॉर द बॉडी टू प्रोसीड इन अ नॉर्मल वे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्किन की एपिथेलियम होती है, वो नॉर्मल शेडिंग उसकी होती रहती है, और जब बेबी बर्थ होती है उसमें भी सर्टन जो होते हैं पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिट्स इंटरडिजिटल वेब स्पेस होती है, उसकी जो होती है एपोप्टोसिस हो जाती है। ठीक है, वो सर्टन पार्ट्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, और ये बॉडी का एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है जिसमें सेल डेथ लाजमी होती है। और इसका पैथोलॉजिकल सिस्टम जो है उसमें अगर आपको सिनेरियो आएगा तो उसमें जो है आपको एक वर्ड ज़रूर देंगे वो सिनेरियो में, विच इज़ द कैस्पेजेस। ठीक है, ये एक वर्ड अगर आपको नज़र आ जाए कि कैस्पेज एक्टिवेशन हो रही है तो दैट विल हिंट टुवर्ड्स द एपोप्टोसिस। तो मूविंग ऑन टू द ऑप्शन बी विच इज़ द कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। इसमें जो होता है हाइड्रोफोबिक रीजन्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, प्रोटीन डीनेचुरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो इयोसिनोफिलिक हो जाता है, कह लें कि पैरेन्कामा। ठीक है, इयोसिनोफिलिक जब भी इयोसिन से स्टेनिंग होती है तो उसमें ज़्यादा उसकी कह लें कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इयोसिन डाई होती है, क्योंकि उसके अपने जो हाइड्रोफोबिक रीजन्स होते हैं सेल के, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो दे शो इंक्लाइनमेंट टुवर्ड्स द eosin die. और अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ ऑफ कोर्स द लॉस ऑफ न्यूक्लियाई। तो ये लॉस ऑफ न्यूक्लियाई और eosinophilic डाई की अपटेकिंग जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में। फैटी चेन जो होता है विच इज़ द एथेरोस्क्लेरोसिस, उसमें आपको प्लाक की डिस्क्रिप्शन सिम्टम में ज़रूर दी जाएगी कि प्लाक होता है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक होता है, येलोइश प्लाक होता है, और इसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स का आपको कुछ बताएगा, या एलडीएल रेज्ड लेवल्स का आपको कुछ बताएगा सिनेरियो में। सो दैट रूल्स आउट द फैटी चेंज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द हाइपरट्रॉफी जो ऑप्शन डी है वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हाइपरट्रॉफी तो एक टोटली एक और फिनोमेना है जिसमें कि सेल का वॉल्यूम और साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज्ड वर्क ऑफ द इंडिविजुअल सेल या इंक्रीज्ड वर्क ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गन, जिसकी वजह से सेल्स को इंक्रीज डिमांड को जो है मैच करने के लिए अपना साइज़ और वॉल्यूम इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो इसमें जो होता है कोई लॉस ऑफ न्यूक्लिया या eosinophil डाई टेकअप नहीं होता। Moving on to question number 5, that is a 56-year-old lady who is a known case of ischemic heart disease presented to the ER with increasing shortness of breath and ankle edema. On auscultation of the precordium, there is gallop rhythm and respiratory auscultation revealed by lateral inspiratory crepitations. So which of the drugs should be given immediately? अच्छा, इसमें जो है आपको कार्डियक एडिमा के सारे जो हैं वो सिम्टम्स मिल रहे हैं। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, जिसकी वजह से जो है लेफ़्ट हार्ट फेलियर के सारे सिम्टम्स पेशेंट को आ रहे हैं। ठीक है, गैलप रिदम जो होता है वो बेसिकली आपको थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड्स में मिलता है। ठीक है, एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है पेशेंट को, पेशेंट का एडिमा बिल्डअप हो रहा है क्योंकि जब लेफ़्ट हार्ट फेलियर होता है तो रेट्रोग्रेड जो होता है पेशेंट का एडिमा बिल्डअप हो जाता है, लेग्स में भी, आइज़ में भी, और पूरी बॉडी पे भी एक एडिमा होता है जिसे हम पिटिंग एडिमा कहते हैं। और पेशेंट की रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो जाती है क्योंकि पेशेंट को साइड बाय साइड apart from the edema building up in the body, there's edema building up in the lungs as well, which is named as pulmonary edema. तो पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, बॉडी में एडिमा हो जाता है। इस सारे एडिमा को रिलीव करवाने के लिए सबसे जो सूटेबल ऑप्शन है वो फ्यूरोसमाइड है। फ्यूरोसमाइड बेसिकली व्हाट इज़ दिस डायूरेटिक। ये जो डायूरेटिक है इसका क्लास है, मैं आपको इधर लिख देता हूँ, लूप डायूरेटिक। ठीक है, तो ये जो क्लास ऑफ डायूरेटिक से बिलोंग करती है दैट इज़ द लूप डायूरेटिक। और इसमें जो होता है इट स्पीडली रिमूव्स द एडिमा व्हेन एवर गिवन टू द पेशेंट। ठीक है, फ्यूरोसमाइड इट बट इट इफ गिवन इन हाई डोजेज इट कैन लीड टू हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया,
and hypomagnesemia. तो ये all these all are the side effects of furosemide or the loop diuretics. ठीक है, तो आपने कंट्रोल डोज में furosemide देना होता है। इसी लिए जो होता है वो पेशेंट का एडिमा फिर बेहतर होने लग जाता है। तो मूविंग ऑन टू ऑप्शंस ए एंड बी। ए इज़ एस्प्रिन। एस्प्रिन जो है एक बेसिकली एंटी प्लेटलेट एजेंट है, उसका इस केस में कोई रोल नहीं है। ठीक है, क्लोपिडोग्रल जो होता है, क्लोपिडोग्रल भी एक एंटी प्लेटलेट एजेंट है। ठीक है, दीज आर ऑल ब्लड थिनर्स। तो ब्लड थिनर्स का इस जो कंडीशन है इसमें कोई रोल नहीं है। Propranolol, option number D, is basically a beta blocker, और beta blocker is basically an antihypertensive agent। और बीटा ब्लॉकर्स के और भी बहुत से कह लें कि फ़ायदे होते हैं यूज़ करने के, बट नॉट इन केस ऑफ पल्मोनरी एडिमा और acute phase of heart failure। Can be given in heart failure but not in cases of acute shortness of breath or in cases of edema building up so speedily or rapidly। तो emergency management जो आप पेशेंट को दे सकते हैं उसकी shortness of breath बेहतर बनाने के लिए, that is the loop diuretics। An example is option number C, which is furosemide। Moving on to question number 6. A 15-year-old girl presents with neck swelling for 2 months. On examination, she has a soft, small, diffuse swelling in front of the neck. The swelling moves with swallowing. What is the most likely diagnosis? इसमें हमें पता चल जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, दैट इज़ द एज ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो द एज ऑफ द पेशेंट इज़ 15 years old, और इस वजह से ये एक पिबर्टी की कैटेगरी में पेशेंट आ जाती है। यूथायराइड ग्वाइटर ऑप्शन नंबर ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यूथायराइड मींस नॉर्मल। ठीक है, जब नॉर्मल पेशेंट को होता है ग्वाइटर, तो उसके आपको साथ कोई जो टीएफटी थायराइड फंक्शन टेस्ट वो दिए हुए होते हैं। ठीक है, और अगर उनकी वैल्यूज़ नॉर्मल हों और कोई टॉक्सिक सिम्टम्स ना हो, पेशेंट को जो होता है टैकीकार्डिया वगैरह इस तरह का कोई सिम्टम ना हो, साइंस ना हो, तो फिर आप उसे लेबल करते हैं यूथायराइड। विदाउट द थायराइड फंक्शन टेस्ट और विदाउट एनी अदर एक्सप्लेनेशन ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स आप उसे यूथायराइड किसी बेस पे लेबल नहीं कर सकते। ठीक है, बी ऑप्शन इज़ हाइपरथायराइडिज्म। तो सिमिलरली आप हाइपरथायराइडिज्म तब तक लेबल नहीं कर सकते जब तक कि आपको कोई साइंस एंड सिम्टम्स ना प्रोवाइड किए हुए हों, सच एज द टैकीकार्डिया और ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स, वेट लॉस, स्वेटिंग, इनएबिलिटी टू स्लीप। पेशेंट कंप्लेन कर सकता है कि उसे सोने में डिफ़िकल्टी होती है, घबराहट होती है। तो दीज आर ऑल द साइंस एंड सिम्टम्स विद द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ इन हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म सिमिलरली इसमें भी वो चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि आपको साइंस एंड सिम्टम्स कोई नहीं दिए गए, पेशेंट को लेथार्जी होती है और जो होता है इंक्रीज्ड टॉलरेंस जो होती है, डिक्रीज टॉलरेंस टू कोल्ड होती है, सॉरी। अपार्ट फ्रॉम दैट पेशेंट का बीएमआर जो होता है और टोटल एज अ होल जो उसका मेटाबॉलिक रेट होता है वो लो होता है। पेशेंट का सुस्ती होती है, पेशेंट सुस्ती की कंप्लेन करेगा और पेशेंट कहेगा कि मुझे काम काज करने में कोई जो होता है इंटरेस्ट नहीं होता, और उसको स्लीप जो होता है वो ज़्यादा आती है। ठीक है, वेट गेन होता है और स्किन चेंजेस भी होते हैं, बाउल हैबिट्स में भी कुछ चेंजेस आते हैं। तो ये सारे हाइपोथायरॉयडिज्म के फीचर्स होते हैं। एन इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि आपका हाइपरथायरॉयडिज्म में दिया जाएगा और हाइपो में नहीं, वो ये है कि हाइपर में पेशेंट कहेगा कि मुझे गर्मी बहुत लगती है, इंक्रीज स्वेटिंग होती है, जबकि हाइपो में कहेगा मरीज़ कि मुझे जो होता है गर्मी में भी सर्दी लगती है। ठीक है, सर्दी उसे बहुत ज़्यादा लगती है। और तो इस सारे सिनेरियो में कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिए गए, बड़ा एक कोई वेग सा सिनेरियो है, तो नॉट अ वेरी गुड सिनेरियो आई मस्ट से। तो इसमें जो डेल्टा ऑप्शन है प्यूबर्टी गोइटर, दैट इज़ द मोस्ट सुटेबल वन, क्योंकि एक छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची की एज की बेस पे ही हमारा ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा। So moving on to question number 7, that is a 45-year-old male banker presents in the emergency with severe pain in the abdomen and vomiting for 8 hours. On examination, his breathing is shallow and the abdomen is rigid and tender all over.
gut sounds are not audible, what is the most likely diagnosis? तो ये एक सर्जरी का क्वेश्चन है। सर्जरी में एक पेशेंट सर्जिकल इमरजेंसी में पेशेंट प्रेजेंट करता है, जिसमें जब कोई सीनियर डॉक्टर आता है वो एग्जामिन करता है पेशेंट को, तो उसका जो एब्डोमेन है, जब वो पल्पेट करते हैं डॉक्टर, तो उसका एब्डोमेन बहुत कह लें कि टेंस होता है, ठीक है, सख्त होता है। पेशेंट की गार्डिंग हो रही होती है और पेशेंट को जहाँ भी आप पेट पे टच करेंगे, पल्पेट करेंगे, तो पेशेंट एक पेनफुल जो है वो वॉइस आपको देगा, ठीक है। पेशेंट को पेन होगा बहुत ज़्यादा, पेशेंट टच भी नहीं करने देगा, इतना ज़्यादा पेन होगा। और जब पेशेंट की आप ऑस्कल्टेट करेंगे, उसको स्टेथोस्कोप लगा के उसकी आप एब्डोमेन पे गट साउंड्स या बाउल साउंड सुनेंगे, तो दे विल बी एब्सेंट, ठीक है। इसमें जो आपको एडिशनल चीज़ प्रोवाइड हो सकती है सिनेरियो में, वो ये है कि आपको बता सकते हैं कि मरीज़ ने कोई हकीम मेडिकेशन ली हो सकती है, और पेशेंट बैंकर है या कोई और ऑक्यूपेशन में है, तो पेशेंट के साथ स्मोकिंग की हिस्ट्री आपको दी जा सकती है, ठीक है। पेशेंट स्मोकर अगर हो, साथ में आपको कोई हकीम मेडिकेशन की हिस्ट्री ली गई हो, ठीक है, सिनेरियो में। अपार्ट फ्रॉम दैट, पेशेंट का अगर गट साउंड्स एब्सेंट हो और पूरा पेट जो है वो टेंस टेंडर हो, और पेशेंट के साथ में वॉमिटिंग भी जो है वो ना रुक रही हो, पेशेंट कंप्लेन करे कि जब भी मैं कुछ खाता पीता हूँ मुझे उल्टी आ जाती है, तो इसमें जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंट है, दैट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर या परफोरेशन का, ठीक है। परफोरेशन किसी भी पार्ट की हो सकती है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन होती है, तो इस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स आपको मिलते हैं। एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में आपको ऑप्शन नंबर अल्फ़ा इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें फ़ीवर की हिस्ट्री साथ होगी, पेशेंट को ऑन एंड ऑफ फीवर होगा, और पेन जो होगा वो लोकलाइज्ड होगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, पूरे पेट में नहीं होगा, और गार्डिंग जो होगी वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होगी। एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो होता है, उसके सिम्टम्स में हार्ड टेंडर टेंस एब्डोमेन नहीं होगा, उसमें सॉफ्ट एब्डोमेन होगा, लेकिन उसमें वॉमिटिंग आपको साथ बताएगा, और पेशेंट के साथ हिस्ट्री होगी कि पेशेंट को हो सकता है साथ में फ़ीवर हो और उसने बाहर से कुछ खाया हो, बाहर से कुछ खाने की आपको हिस्ट्री देगा कि पेशेंट ने बाहर से कोई ऐसी चीज़ खाई जिसके बाद उसे उल्टियाँ लग गई, और इस तरह के साइन सिम्टम्स होंगे। और थर्ड इज़ एक्यूट हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में जो होता है आपको इस तरह की सिनेरियो थोड़ा सा नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा। आपको लैब्स देगा वो, जो लिवर फंक्शन टेस्ट है उसमें जो होगा ALT AST लेवल्स आपको देगा जो कि मार्कली रेज्ड होंगे, ठीक है। और एक्यूट हेपेटाइटिस आपको दे सकता है जिसमें हेपेटाइटिस ए की हिस्ट्री होगी, ठीक है। हेपेटाइटिस ए में एज जो होगी वो इतनी ज़्यादा मोस्टली नहीं दी जाती, कम दी जाती है, जिसमें बच्चों की एज ज़्यादा दी जाती है, और उसमें जो होता है ALT AST मार्कली रेज्ड होते हैं, ठीक है जी। और लिवर का टेक्सचर आपको बताया हुआ होगा जो कि कोर्स होगा, और दैट विल नॉट बी परफेक्टली फाइन। तो हमारा डायग्नोसिस इसमें बनेगा परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, 39-year-old presents with 3 days history of sudden onset pain, upper abdomen followed by jaundice and fever. The most important initial investigation would be, so the delta option ultrasound abdomen would be the most important one, ठीक है। जब भी आपके पास कह लें कि कोई हेपेटोबिलरी सिस्टम की कोई भी डिजीज़ आए, ठीक है, ये जस्ट अ क्विक वैल्यूएबल पर्ल फॉर यू ऑल इस, आपके पास हेपेटोबिलरी सिस्टम की कोई भी डिजीज़ आए क्वेश्चन या सिनेरियो में, तो उसकी पहली एंड मोस्ट रेलिवेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन वुड बी द अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो मोस्ट रेलिवेंट हेपेटोबिलरी सिस्टम में होती है वो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन होती है। उसके अलावा बाकी सब भी आप करेंगे, ऑफ कोर्स डिरेंजमेंट ऑफ सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी होती है, ब्लड कल्चर भी आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस है, आप उसमें ब्लड कल्चर कर सकते हैं जब पेशेंट की फीवर स्पाइक होगी। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी डिरेंज हो जाते हैं। बायोप्सी भी आप कर सकते हैं, नॉट वेरी मच कॉमन, लिवर बायोप्सी आप कर सकते हैं, बट चार्ली ऑप्शन इज़ आउट ऑफ द
कॉन्टेक्स्ट बायोप्सी कम करते हैं आप। ऑफ कोर्स अगर कोई लिवर की अपनी पैथोलॉजी हो तो उसमें बायोप्सी कर सकते हैं, लेकिन एक्यूट कोलोसिस्टाइटिस में बायोप्सी इज़ मोस्टली नॉट दैट मच इंडिकेटेड। हाँ, ब्लड कल्चर इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, लेकिन इन लेटर स्टेजेस, नॉट एज द प्राइमरली इनिशियल मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इनिशियल मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो आपकी मोस्ट सुटेबल होगी, दैट इज़ the ultrasound abdomen, option number delta. Moving on to question number 9. Which of the following is the most likely cause of fever in a woman on the second postpartum day? So this is a question of the gynae. In this you have four options. So the option B, mastitis, that is unlikely because mastitis जो basically present करता है, that does not present in a woman on the second postpartum day. ठीक है, mastitis can present mostly in the कह लें कि antenatal stages, या अगर antenatal में ना हो, postpartum हो तो postpartum कह लें कि after the first week या when the baby starts sucking, तो इसमें mostly जो होता है आफ्टर द फर्स्ट वीक आपको मेस्टाइटिस की पिक्चर प्रेजेंट होती है। मेस्टाइटिस की पिक्चर में आपको जो है ब्रेस्ट टेंडरनेस की ऑप्शन जो है वो ब्रेस्ट टेंडरनेस का हिंट दिया गया होगा सिनेरियो में, ब्रेस्ट टेंडरनेस एंड निपल सोरनेस, और ब्रेस्ट के निपल की एरिथीमा आपको प्रोवाइड की गई होगी, निपल के क्रैक्स होंगे, और उसमें जो होगा स्टेफ ऑरियस का हिंट आपको ज़रूर दिया गया होगा। ठीक है, तो मेस्टाइटिस के ये ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे, फीचर्स दिए गए होंगे क्वेश्चन में। निमोनिया के फीचर्स जो हैं वो ऑफ कोर्स ये नहीं होते। ठीक है, मोस्ट लाइकली कॉजेज ऑफ फीवर जो होता है, pneumonia is unlikely on the second postpartum day. That rules out option Charlie C. And then the D delta urinary retention, वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि patient can present with the UTIs, but they can occur in the antenatal stages, and in the postpartum stages the puerperal sepsis is the most common, that does not lead to urinary retention. ठीक है, UTI हो सकता है, urinary tract infection ज़रूर हो सकता है। Urinary retention is something else, जिसमें patient is unable to pass urine, so that is not the cause of fever. urinary retention fever नहीं कराती, urinary retention सिर्फ urinary retention करवाती है जिसमें patient is unable to pass urine और patient को hypogastric pain होगा, तो that is kind of unlikely on the second postpartum day leading to fever. तो endometritis, that is the infection of the inner lining of the uterus, that can occur in the second postpartum day. Moving on to question number 10. A mother of 6-year-old boy presented to the pediatrician with the complaint of swelling on the side of the neck. On examination, the swelling is extensive, red, and has opening just anterior to the sternocleidomastoid. Mother also gave the history of intermittent discharge from this opening. What is the most likely embryological basis of this presentation? अच्छा, अब ये क्वेश्चन बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें आपको 2-3 एक वाज़ेह हिंट्स प्रोवाइड की गई हैं। ऑलराइट, तो मैं इन हिंट्स को अंडरलाइन भी आपके लिए कर दूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, my apologies, yes, now it's okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ मदर ऑफ 6-year-old boy, तो आपका पहला हिंट हो गया अ 6-year-old boy कि आपको एक पीड्स की एज प्रोवाइड कर दी गई। ठीक है, तो प्रेजेंट्स स्वेलिंग ऑन द साइड ऑफ द नेक, और थर्ड जो आपकी हिंट होगी वो ये होगा कि ये ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग जस्ट एंटीरियर टू sternocleidomastoid. So one is 6 month, second side of the neck, थर्ड इज़ द कि जो स्वेलिंग उसमें है उसमें एक ओपनिंग है और उसमें से डिस्चार्ज आ रहा है। ठीक है, इंटरमिटेंट डिस्चार्ज आ रहा है उस ओपनिंग से, और उसकी लोकेशन जो है वो एक स्पेसिफिक लोकेशन आपको बताई गई है, दैट इज़ एंटीरियर टू sternocleidomastoid मसल। ठीक है, और उसमें से जो इंटरमिटेंट डिस्चार्ज है, तो अब इस सारे की जो आपकी एम्ब्रोलॉजिकल बेसिस है वो आपसे पूछी गई है। तो इसमें जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है दैट इज़ द ब्रेकियल साइनस, एंड वाई इज़ दैट, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है अल्फा ब्रेकियल सिस्ट
अब जो ब्रेकियल सिस्ट होती है और ब्रेकियल साइनस, दे बोथ डेवलप फ्रॉम द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ब्रेकियल आर्चेस, ठीक है। तो ऑल्दो उनका एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस सेम है, लेकिन इस जो ब्रेकियल सिस्ट होती है इसमें कोई आपका डिस्चार्ज या ओपनिंग नहीं होती, ठीक है, कोई ओपनिंग नहीं होती जिससे डिस्चार्ज होता है। तो ये ऑप्शन तो रूल आउट हो गई कि अगर तो इस तरह की पोजीशन है एंटीरियर टू द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड और पीरियड्स की एज है, साइड ऑफ द नेक पे एक स्वेलिंग है और एक सिस्ट से बनी हुई है, एनक्लोज सिस्ट ही है, ठीक है, जिसमें से डिस्चार्ज नहीं है, तो फिर तो ब्रेकियल सिस्ट है। अगर वही सेम सिनेरियो के साथ आपको ओपनिंग और डिस्चार्ज दे दिया जाए तो फिर वो सिस्ट नहीं, ब्रेकियल साइनस होगा। एक्टोपिक थायराइड टिश्यू की कह लें कि ये पोजीशन नहीं होती। एक्टोपिक मींस नॉट इन द नॉर्मल प्लेस। जो बेस फोरामेन सीकम से जो होता है स्टार्ट होके थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट के किसी भी थायरोग्लोसल डक्ट के किसी भी पार्ट में जो है एक्टोपिक थायराइड की पोजीशन बन सकती है। तो साइड ऑफ द नेक एंटीरियर टू द स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड is not a common position for the ectopic thyroid tissue. Midline swellings हो सकती हैं थायराइड की एक्टोपिक किसी भी प्लेस में, लेकिन not this place. Anterior to the sternocleidomastoid, that is not the usual place. So this rules out the option Charlie C, and then option D, the thyroglossal cyst. तो द थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, इसकी भी पोजीशन पे इस ऑप्शन की रूलिंग आउट हो जाएगी, क्योंकि जो थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट होती है वो एक मिड लाइन स्वेलिंग होती है, एक छोटी सी होती है, कह लें कि 1 into 1 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली एक स्वेलिंग होती है। और उसमें जो आपको एक बड़ा इम्पोर्टेंट कह लें कि क्लू प्रोवाइड किया गया होगा उसके सिनेरियो में, वो ये होगा कि एक मिड लाइन स्वेलिंग है जो कि डेग्लुटेशन पे भी मूव करती है, मतलब स्वॉलोइंग पे भी मूव करती है, और इट आल्सो मूव्स ऑन टंग प्रोट्रूजन, ठीक है, डेग्लुटेशन पे भी मूव करती है एंड अपॉन टंग प्रोट्रूजन एज वेल. So these two things will be surely provided to you in the scenario of thyroglossal duct cyst. एंड जो थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट होती है वो टंग प्रोट्रूजन पे भी मूव करती है, और यही एक फीचर होता है जो कि इसे थायराइड स्वेलिंग से भी डिफ्रेंशिएट करता है. ऑफ कोर्स द साइज एज वेल, थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट एक छोटी साइज़ की होती है, जबकि थायराइड स्वेलिंग बड़े साइज़ की भी हो सकती है, लेकिन वो टंग प्रोट्रूजन पे मूव नहीं करती. तो इसमें हमारा ऑप्शन बी, ब्रेकियल साइनस, इज़ द मोस्ट लाइकली ऑप्शन. Now moving on to question number 11.